हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने होम साइंस के क्वेश्चंस में आपके प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा चयन परीक्षा 2005 का अध्ययन करेंगे। और जिस तरह से हमने 2004 का सॉल्व किया था उसी तरह से आज हम लोग 2005 का सॉल्व करेंगे। आप लोग आरडीए देखते रहें, आरडीए से प्रश्न निश्चित तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि एवं नवीकरण के लिए करता है। एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उसके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, करेक्ट होता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसमें जो यहाँ पर दिया हुआ है ये रॉन्ग है आपका। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाता, वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी और बुरी, कुपोषित, अतिपोषित, अपर्याप्त, पर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। तो पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण जो है वो अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है, पुष्टिकर भोज्य पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बनाते हैं और मरम्मत नहीं करते, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, बीएमआर को नियंत्रित नहीं करते। तो जो पुष्टिकारक पदार्थ यहाँ से पुष्टिकर पदार्थ जो है ये आपके इसके अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने विटामिन को माना है। ठीक है, जो आंसर दिया हुआ है ऑफिशियल उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो ये विटामिन को माना है। तो जो विटामिन शरीर को बनाते और मरम्मत वाला कार्य करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और बीएमआर को नियंत्रित करते हैं, मतलब ये सारे काम कौन करता है, आपके विटामिन करते हैं। और ऊर्जा की आपूर्ति विटामिन के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने दिया है और मैंने एक बुक से और क्लियर किया है। आंसर क्या है आपका आंसर आपका फर्स्ट ही सही है। तो पुष्टिकर पदार्थ शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते बल्कि शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा। तो रक्षा का कार्य करने का किसका कार्य है, ये हमारे विटामिन और मिनरल्स ही तो हैं। तो ये विटामिन और खनिज तत्व पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। ओके, तो अगर पुष्टिकर पदार्थ करके आता है तो आपको इसको रॉन्ग नहीं करना है। विटामिन के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। सब्जी और सस्ते फल विटामिन और खनिज दोनों के अच्छे स्रोत हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन थे, इसमें डाउट था तो सबसे पहले ही मैंने आपको इसका डाउट क्लियर कर दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं, इसका चौथा है कि जैविक क्रियाओं का जो संपन्न करने का कार्य करते हैं वो है। और यहाँ पे जो पुष्टिकर पदार्थ है उसमें आपका विटामिन और मिनरल उसके अंतर्गत आएगा। अगला कौन सा है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई क्रिटिकल आपकी जो यूनिट है वो कैसे दिखाई जाती है। तो जो खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल यूनिट है वो 1:4 गुणे बीएमआर के रूप में दिखाई जाती है। ठीक है, तो खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई 1:4 के बीएमआर में दिखाई दी जाती है। और भोजन के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं: शरीर निर्माणक, ऊर्जा उत्पादक और सुरक्षा प्रदान करना। कार्बोज के अंतर्गत श्वेतसार एवं शर्करा और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है। तो हमारे शरीर का जो कुल भार है वो मैंने आपसे बताया था कि 75 पे आप कभी नहीं जाएंगे। अगर ऑप्शन में 65 और 70 65 और 70 है तो 75 पे आपको कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 65% क्या किससे बना हुआ है, जल से बना हुआ है। मनुष्य दिन में अपने भार का 2% जल का सेवन करता है। शरीर में जल की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं, बल्कि हृदय रोग, रक्तचाप जैसी बीमारियों में जल का सेवन करने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो वैसे भी मैंने बताया था कि हम सबको कितना एक दिन में लगभग 4 लीटर दूध का सेवन दूध नहीं, पानी का 4 लीटर पानी हमें कम से कम पीना चाहिए। अगला है हमारा, संदर्भ व्यक्ति की आयु होती है। तो आपकी संदर्भ व्यक्ति की जो आयु है, पहले जो ये आयु थी ये आप
की थी 20 से 39 वर्ष, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो RDA 2020 है उसमें जो एज बताई गई है वो आपकी ये 20 से 39 ना होकर के ये कितनी 19 से 39 वर्ष इसको कर दिया गया है। कितना? 19 से 39 वर्ष कर दिया गया है, मतलब रेफरेंस एज की बात कर रहा है यहाँ पे। ये मैं आपको ये करंट वाला जो RDA है 2020 उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ठीक है, अगर RDA 2020 में आप देखेंगे तो बॉडी वेट को भी चेंज किया गया है। उसमें मैन का कितना है? मैन का हमारा है आपका 65 और 55। फीमेल का हमारा कितना है? 55 है। ओके, मैन का हमारा 55 हो गया और फीमेल का कितना? 50 ये हो गया आपका मेल का 65 और फीमेल का 55। ओके, तो ये इसमें भी चेंजेस आ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और रेफरेंस एज की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका 19 से 39 हो जाता है। और साथ ही साथ में जो आपके BMR जो है, BMR को घटा करके कितना कर दिया गया है करंट में? पहले 5% था, तो अब BMR को घटा करके RDA 2020 के अनुसार BMR को कितना घटाया गया है? जो मैन है उसमें 10% का रिडक्शन कर दिया गया है और फीमेल में 9% का रिडक्शन कर दिया गया है। किसमें? BMR में। ओके, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो BMI पूछ लेता है एक व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए, क्या है? तो BMI को भी आपके चेंज कर दिया गया है। तो BMI अगर होगी तो वो कितनी होगी हमारी? BMI वो हो गई है 18.5 से लेकर के 22.9। और मैंने अपने पहले के भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि BMI कितनी हो गई है? 18.5 से 22.9। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये आपके याद करने वाली चीज़ें हैं। और ये हमारा जो करंट RDA के अकॉर्डिंग है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगला है हमारा RDI संस्तुति आहारीय अंतर्ग्रहण किससे प्रभावित होता है? ठीक है, तो संस्तुति आहार रिकमेंडेड डाइटरी मतलब आपका इंटेक जो है, मतलब आप जो रिकमेंड किया गया है आपको खाने के लिए, उसका किस चीज़ से प्रभावित होगा? कार्यस्थल से, सामाजिक स्थिति से, पारिवारिक आकार से और शारीरिक आकार से। तो वो किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे कि हमारा परिवार का आकार अगर बड़ा है और इनकम हमारी कम है तो क्या होगा कि हमारे खाने पर ही तो असर पड़ेगा। जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनका सेवन हम क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से किसका क्या हो जाएगा? उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके ये फैक्टर है जो कि आपका RDI को क्या इफेक्ट करता है। एक संस्तुति आहार में ऊर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है। तो एक जो आपकी संतुलित आहार बैलेंस डाइट में हम लोग अपने खाने का सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ से लेते हैं? हम लोग अपने खाने का सबसे बड़ा हिस्सा लेते हैं शरीर बनाने वाले खाद्यों से, संरक्षित सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से, और आपका लास्ट में है तेलों और वसा से। तो हम लोग किससे सबसे ज़्यादा? अनाजों से। कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनाजों और बाजराओं से भी लिखा हुआ है, तो आप इसको जानिए। अनाज मतलब कार्बोहाइड्रेट से हम अपने ऊर्जा का सबसे मेजर भाग 60 to 65% तक लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस तरफ आते हैं। RDA आप लोग ज़रूर पढ़ लें। RDA में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या? कैलोरी तो आता ही है। प्रोटीन आप पढ़ लें, कैलोरी पढ़ लें, प्रोटीन पढ़ लें, और फिर उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, दो चीज़ें ऐड की गई हैं, इसको आप याद करे रहेंगे। क्या चीज़? दो चीज़ें हैं आपके कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, ये दो चीज़ें क्या है आपके RDA में ऐड की गई हैं। और जो ऊर्जा है वो RDA से नहीं, हम लोगों ने EAR से उसको निकाला गया है। ठीक है, तो मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता रखा है, आपको याद होगा तो बता देती हूँ एक बार फिर कि एस्टिमेटेड एवरेज रिकमेंडेशन। ठीक है, अनाज का एक एक्सचेंज देता है 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी, 40 कैलोरी। तो अनाज का जो एक एक्सचेंज है वो कितना देता है? वो आपको 50 कैलोरी ऊर्जा देता है। सामान्यतः मोटे अनाज हैं उनसे क्या होता है? 50 कैलोरी ऊष्मा देते हैं और उसमें सर्वाधिक ऊष्मा सोयाबीन, चना आदि में होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है।
आपका लाइपेज ही है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। किस चीज़ में लाइपेज पाया जाएगा? लार में, आमाशयी रस में, अग्नाशयी रस में और आंत्र रस में। तो जो ये जो हमारा इसको वसा को जो पचाने का कार्य करता है वो लाइपेज कहाँ पाया जाता है? वो हमारे आमाशयी रस में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। सॉरी, आमाशयी रस नहीं होगा यहाँ पर। वसा को पचाने के लिए जो पाया जाता है वो कहाँ? अग्ना। ये भी देखिए आंसर ये वाला गलत है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लग रहा है मैं उसको बता दे रही हूँ। अग्नाशयी रस में पाया जाता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर मैं सिर्फ मिश्रित ग्रंथि की बात करेंगे तो अग्नाशयी, अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो हम अग्नाशय का नाम लेंगे, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तब हम लीवर पे जाएंगे। इसी से अग्नाशयिक या क्लोम रस का श्रावण होता है। अग्नाशयिक रस में स्वच्छ क्षारीय द्रव है जिसका मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें आपका कौन सा है? पहला है आपका एमाइलेज, दूसरा है माल्टेज एमाइलेज, माल्टेज तथा ट्रिप्सिन, ठीक है। तो एमाइलेज, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को तथा ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को, और लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज को हम जब भी बात होगी तो हम इससे याद रखेंगे किसका पाचन ये करेगा? ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये लाइपेज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्या है? एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए: पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने देना, घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। तो यहाँ पर ऐसा कर सकता है वो कि क्या काम उसको नहीं करना चाहिए? तो उसको क्या काम नहीं करना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर कोई चीज़ बांधी गई तो उसको खोल करके खुद नहीं जांच करनी चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी है? 70 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम सभी जानते हैं क्या? 72 बार प्रति मिनट क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन होती है। जबकि जो बच्चों की हृदय की धड़कन है वो क्या होती है? 120 बार, और तथा वृद्ध की 60 बार, और भ्रूण की जो पेट में बच्चा होता है उस समय उसकी धड़कन कितनी? 150 होती है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब जब हम प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? स्राव अवरोधन, गंभीर रूप से जला, औसत रक्तस्राव, बहुस्थिति भंग। तो सबसे पहले क्या हमको रक्तस्राव को रोकने का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रक्तस्राव, अगर रक्त क्या होगा कि स्राव अवरोध की स्थिति से प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इस रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। अगला है, वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब क्या है? मैं आपको बार बार बताती हूँ, 120/80। तो यहाँ पर आप देख लें ऑप्शन में कौन सा एकदम पास में है, तब आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे 9 to 120 है ये बता रहा है, और 60 to 85 इस तरह से बता रहा है ना। तो आप अगर इसको मैच कर लेंगे, इसको मैच कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें सिस्टोलिक है और एक इसमें डायस्टोलिक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इसमें जो सिस्टोलिक है ये 120 है, और डायस्टोलिक कितना है हमारा? 80 है, 80 होता है। तो सिस्टोलिक दबाव यदि 140 मिलीमीटर मरकरी से अधिक और डायस्टोलिक दबाव 90 मिलीमीटर से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहते हैं। समझ में आया? तो अगर ये क्या हो जाए, 90 से अधिक हो जाए और ऊपर वाला मतलब कि आपका सिस्टोलिक 140 से ऊपर आ जाए तो उस समय की स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। और रक्तचाप को किस चीज़ से मापते हैं? स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापते हैं। और जो रक्तदाब है, जो ब्लड प्रेशर है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज हेल्स के द्वारा की गई है। रक्तदाब की खोज किसके द्वारा? हेल्स के द्वारा की गई। स्फिग्नोमीटर आप सभी लोग जानते होंगे, जिससे क्या ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। खुले घाव के लिए
प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, निस्सारी अंगों को बदल देना चाहिए, चोट को गेज से ढक देना चाहिए। तो सबसे पहले जो घुसी हुई वस्तु है उसको क्या करना? निकालना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा करते समय। ये नहीं कि उसी के ऊपर ऐसे ही पट्टी लगा दी हमने। तो सबसे पहले जो उससे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है त्रिकोणीय तथा गोल पट्टियों में, विस्तृत तथा सक्रिय पट्टियों में, सरल तथा उल्टी सर्पिल पर चिपकने वाली तथा न चिपकने वाली पट्टियों में। जो पट्टियां हैं उनको किसमें हम कर सकते हैं? त्रिकोणीय तथा गोल पट्टी में हम क्या कर सकते हैं? उसको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। पट्टियों में जो है आपका अस्थि अंग, खरोच, चोट, घाव आदि पर किया जाता है। और ये जो एक चिकित्सक होता है उसको पट्टियां बांधने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पट्टियां बांधने के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: तिकोनी पट्टी, चिट्टेदार पट्टी तथा लुढ़की पट्टी। 3 प्रकार की पट्टी होती है आपकी। और अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति जिसमें कपड़ों पर आग पकड़ ली हो उसको मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना, आहत को नहीं लुढ़काना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कि उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? कैल्शियम की बात कर रहा है। यहाँ चावल है, बंगाल ग्राम है, मुर्गा है, दूध है। तो यहाँ पर कैल्शियम का सबसे जो रिच सोर्स है वो हमारा क्या है? मिल्क है। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या हो गया हमारा? मिल्क हो गया, दूध हो गया। फिर उसके बाद अगला है, दूध में कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। शरीर का जितना भाग लवणों से बना है उतना उसका लगभग आधा भाग कैल्शियम से बना है। शरीर में 1400 ग्राम कैल्शियम होता है। 17% मात्रा हड्डियों की और दांतों में निहित रहती है। शरीर में 1400 ग्राम कैल्शियम होता है जिसकी 17% मात्रा हड्डियों और दांतों में निहित होती है। शेष रक्त व शरीर के अन्य तरल रसों में घुलनशील रूप में क्या होती है? विद्यमान होती है। तो ये हमारी किसकी हम बात कर रहे हैं? ये आपके मिल्क के अंदर जो कैल्शियम है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और मिल्क में क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं? मिल्क में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है और आयरन बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में इसकी कमी होती है। विटामिन ए की, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दूध में क्या? विटामिन सी की कमी होती है। अगला प्रश्न है, कोड़ीय मुखशोथ स्टोमेटाइटिस होता है और यह किसकी कमी से होता है? कोड़ीय मुखशोथ। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके थियामिन, राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड और बायोटिन। तो ये क्या है? कोणीय मुखशोथ ये राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, जिसमें जो आपके लिप्स होते हैं उनके दोनों किनारे पर क्या हो जाता है? कट हो जाता है। और ये लिखा होगा कि कमी से व्यक्ति दुर्बल, ये तो एक अलग चीज़ इन्होंने बताई है। तो उसमें होता क्या है, ये इसमें राइबोफ्लेविन की कमी के कारण ये होता है। और इसकी खोज कब हुई थी? सन 1930 में जर्मनी में इसकी राइबोफ्लेविन की खोज हुई। राइबोफ्लेविन जो हमारा विटामिन है उसकी खोज कब हुई? तो 1630 में जर्मनी में हुई। उसमें क्या होता है? मुंह और होठों के दोनों कोने पर श्लेष्मिक काला रंग का हो जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा इसकी कमी हो जाए तो होठ कैसे? लाल रंग के हो जाते हैं तथा होठों के दोनों किनारे क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद किए रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाग्नि मतलब डायस्पेप्सिया का अर्थ है मंद दृष्टि, नींद की कमी, भूख की कमी, बदहजमी। तो ये मंदाग्नि क्या है? तो ये आपका बदहजमी से यहाँ पर तात्पर्य है कि बदहजमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वसा युक्त खाना, मतलब खाने का सेवन करना, बहुत ज़्यादा हम वसा युक्त चीज़ें खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि जिनका पाचन नहीं हो पा रहा है। और क्या हो जाता है? रेशे युक्त भोजन का कम सेवन कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो जाता है? ये बदहजमी हो जाती है। ठीक है।
और इसमें दिया हुआ भी है कि दर्द होता है, संवेदनशीलता हो जाए, 55 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति में यह समस्या देखने को मिलती है। जल के अधिक सेवन से लाभ होता है, जल और फाइबर दोनों के अधिक सेवन से इसमें लाभ होता है। तो एज ज़्यादा होने पर ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से, और ये कौन सी बीमारी हो जाती है आपको, डायस्पेप्सिया नामक बीमारी हो जाती है। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला को किस चीज़ की कमी होती है, तो उसको किसकी कमी हो जाएगी, उसको आयरन की कमी हो जाएगी। तो जो पाइका है इसको अनुसंधान से यह पता चला है कि यह भी एक प्रकार का विकार है जो विशिष्ट भूख की वजह से खनिज की कमी जैसे मामलों में देखा जाता है। ठीक है, तो जैसे गर्भवती स्त्री क्या वो मिट्टी का सामान खाती हैं, तो वही स्थिति है। ठीक है, शरीर में हमें जैसे खनिज लवणों की अगर कमी हो जाती है तो उस समय ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कौन सा खनिज लवण की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग पाइका के लिए, तो पाइका के लिए आयरन की अगर कमी होती है तो ऐसा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते हैं, तो पालक हो गया, बंद गोभी, फूल गोभी, शलजम। तो हाँ, तो पालक में भी, बंद गोभी, फूल गोभी, इसमें गाइट्रोजेनिक घटक होते हैं और शलजम में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो गाइट्रोजेनिक घटक हैं हमारे वो कौन से होते हैं, तो गाइट्रोजेनिक घटक की हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि ये इसमें गाइट्रोजेनिक घटक जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसी सब्जियां, स्पेसिफिक कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको खाने से गाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हो जाता है। और फिर उसके बाद जो गाइट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जो थायराइड ग्रंथि की उपस्थिति में आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन की क्रियाविधि को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, जो ये किसको प्रभावित करते हैं, हमारे थायराइड हार्मोन की क्रिया को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है, तो गेहूं जो है हमारा, उसमें क्या है, प्रति 100 ग्राम प्रोटीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब 11 ग्राम पाया जाता है। प्रोटीन किसमें 11 ग्राम पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम पाई जाती है। तो जो गेहूं है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 11.8 ग्राम पाई जाती है। और इसमें ये दे रहा है अलग से प्रतिशत, तो इसको ना देखते हुए आप प्रोटीन की मात्रा कितनी 11.8 ग्राम पाई जाती है। बाजरे में 100 ग्राम पाई जाती है, और आपके 100 ग्राम तथा बाजरे में 100 ग्राम में 11.6 ग्राम पाई जाती है, तथा ज्वार में 100 ग्राम में 11.4 ग्राम पाई जाती है। ठीक है, तो ज्वार जो है उसमें कितनी पाई जाएगी आपकी, 11.4 ग्राम पाई जाएगी। बाजरे की बात, सब थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, उसमें बाजरे में 11.6 ग्राम और इसमें गेहूं में 11.8 ग्राम पाई जाती है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन चावल जो है, चावल में तो काफ़ी कम पाई जाएगी। अगर इसकी बात हम करें तो 6.6 ग्राम प्रोटीन चावल में पाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आपका गेहूं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, पहला आंसर करेक्ट होता है, ये गलत है। फिर उसके बाद ICMR 1989 में खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा को किस ग्रुप में रखा गया है, तो 1989 में जो फूड वो किया था, फूड ग्रुप्स बनाए थे, उसमें ICMR ने राजमा को किसमें, उसमें प्रोटीन को उन्हें दूसरे स्थान पर रखा था। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से प्रश्न नहीं आएंगे। फलियों के अंकुरण से मात्रा बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। ब्रोन किसका एक अच्छा स्रोत है, तो ब्रोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कैसेलापन और खनिज, बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि ब्रोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या बहुत अच्छा सोर्स है। ब्रोन में जो है आपके ये सामान्य गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके पाए जाते हैं। इस छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा होती है। मशीनों से निकाले गए छिलके में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः पूर्ण गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगर खड़ा गेहूं, इसीलिए कहा जाता है क्या, दलिया का यूज़ किया करें, भूसी वाला मतलब चोकर युक्त आटे का सेवन करें। अगला प्रश्न है हमारा,
लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जब भी ऑयल्स की बात आएगी हम विटामिन ई को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आपके लाल ताड़ का जो तेल है उसमें क्या हो जाता है, विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त बिनौले, नारियल, खजूर, इन सभी में विटामिन ई पाई जाती है। विटामिन और ई और डी का भी इसमें दिया हुआ है कि विटामिन ई और डी दोनों पाई जाती है। तो अब मैं बात करूं कि इसमें बिनौले हैं आपके तेल, खजूर के तेल, चावल की भूसी तथा लाल ताड़ के तेल आदि हैं जिसमें विटामिन ए और उसके बाद कॉड लिवर ऑयल, इन सारी चीज़ों में विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद जो ये आपका विटामिन ए और टोकोफिरॉल है, इसका क्या नाम है, टोकोफिरॉल। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? विकारी खाद्य पदार्थ, अर्ध विकारी खाद्य पदार्थ, गैर विकारी, सुविधाजनक विकारी खाद्य पदार्थ। तो शर्करा को विकारी खाद्य पदार्थ के श्रेणी में रखा गया है। तो सॉरी, विकारी नहीं, गैर विकारी। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य। शर्करा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे सुक्रोज, दूध शर्करा, जवा शर्करा है, और उसके बाद माल्ट भी इसी के अंतर्गत, अंकुरित अनाज है, जवा से संबंधित उत्पाद से प्राप्त होती है। फल शर्करा भी क्या होती है, लाभदायक होती है। तो जो शर्करा है वो गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में है, और इसके रूप जो है जैसे आपके फ्रक्टोज हैं, लैक्टोज हैं, ये सारे क्या हैं, इसके रूप हैं। तो इसलिए इसको गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में रखा गया है, मतलब किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है इससे। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और खनिज का। तो यहाँ पे कंपोजिशन भी हम लोग मिल्क का पढ़ लेंगे। और यहाँ पर क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका प्रतिशत दूध में कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं कि दूध में सर्वाधिक जल के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जल के बाद सबसे ज़्यादा होता है। 4.9% कार्बोहाइड्रेट, फैट 3.7%, और प्रोटीन की बात करें 3.5%, तथा लवण कितना होता है, 1% होता है। ठीक है, और फिर आगे हम बात करते हैं कि लेकिन लोहे और विटामिन सी की नगण्यता होती है। आयरन और विटामिन सी की इसमें नगण्यता होती है, और बचपन में दूध को पचाने के लिए अधिक शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या, रेनिन एंजाइम बहुत अच्छी मात्रा में बनता है, इसलिए बचपन में दूध को पकाने की अधिक, बहुत ही हमारे शरीर बहुत ही अच्छे से दूध को का पाचन कर लेता है। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता? यहाँ छूट गया है भोजन। ओके, यहाँ पे क्या, भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता। कौन सी ऐसी चीज़ है भोजन की पसंद पर प्रभाव नहीं? मीडिया का, संस्कृति का, अभिजात वर्ग का, गुणवत्ता का। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? यहाँ पर मीडिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, संस्कृति का पड़ेगा। जैसी संस्कृति में हम रहते हैं उसी प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, और वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है, गुणवत्ता का भी पड़ता है। अगर हम जान जाए किसी चीज़ में ज़्यादा गुण है तो और बढ़िया हम लोग उसको खाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। फिर उसके बाद सीधे भाप से पकाना, डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की विधि क्या है? सूखी गर्मी लगाई जाती है, वसा या तेल में पकाने, ये भी नहीं के रूप में आता है, और गीली पकाने की विधि है, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तो क्या है, जो सीधे अगर हम भाप से पकाएंगे तो वो हमारा क्या है कि उसको पकाने की, ये क्या, पकाने की विधि है, तथा गर्म करने की एक प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 माना गया है। अगर डायरेक्ट स्टीमिंग की बात कर रहा है कि गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। वैसे जो ये है ये आपका मॉइस्ट हीट मेथड के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा सीधे भाप से पकाने की विधि, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। यहाँ पे उसी का इन्होंने बताया है।
फिर उसके बाद प्रश्न क्या है आपका है, किण्वन बढ़ाता है प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा। तो जो किण्वन है वो क्या बढ़ाता है, ये विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बोनिक पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल इत्यादि का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तथा विटामिन सी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद डिब्बों और पैकेज करने के लिए उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। क्या चीज़ है जिसको बहुत कम कर देते हैं? जैविक खाद्य उपलब्धता, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता और पीएच की उपलब्धता। तो किस चीज़ की? वायु की उपलब्धता क्या कर दी जाती है? बिल्कुल कम कर ली जाती है। वैक्यूम के द्वारा बोतल में जितनी भी एयर होती है उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तब उसके बाद खाद्य संरक्षण किया जाता है बोतलों में। खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाते हैं? आपकी अपूयन है, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण करना और अचार बनाना। तो किसी खाद्य संरक्षण की वह विधि जिसमें क्या होता है, एंजाइम को विकृत कर देते हैं, तो वो कौन सा विधि है? वो आपकी निर्जलीकरण की विधि है। तो एंजाइम को निष्क्रिय बनाने तथा ताप तक गर्म करना, प्रशीतन, वायु का विलोपन व प्रकाश, खाद्य संरक्षण के लिए निर्जलीकरण के कारण एंजाइम विकृत क्या हो जाते हैं। ओके, तो ये निर्जलीकरण मतलब उसमें से पानी को बिल्कुल निकाल देना, चाहे हम ताप से निकालें, फिर उसके बाद चाहे धूप से के थ्रू निकालें या कोई प्रोसेस उसमें करें, तो मतलब कि उसमें से अगर जल की मात्रा नहीं रहेगी तो उसको ख़राब होने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं, उसमें माइक्रोब्स वगैरह भी नहीं लगते हैं। फिर अगला है हमारा ज्ञान है, मानवीय स्रोत, गैर मानवीय स्रोत, नवीनीकरणीय स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। तो हमारे ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, कौशल किसके अंतर्गत आती है? या मानवीय स्रोत के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भोजन की अतिरिक्त हिस्सा होता है। तो भोजन का अतिरिक्त हिस्सा पूछ रहा है, गर्भावस्था के समय कितना हो जाता है? तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम और आपका 100 ग्राम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है आपका भोजन के समय जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो 75 ग्राम की होती है। ठीक है, तो गर्भावस्था में अगर अतिरिक्त उसमें भोजन का अतिरिक्त हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है, तो वो कितना? 75 ग्राम प्रतिदिन होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उस समय उसको अगर कैलोरी अगर पूछे कितना कैलोरी उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको 350 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी उसको एक्स्ट्रा चाहिए होती है। RDA 2020 के अनुसार बता रही हूँ। और प्रोटीन अगर प्रेगनेंसी में पूछ ले तो इस बार जो प्रोटीन प्रेगनेंसी में बताई गई है वो 2 ट्राइमेस्टर में है। ठीक है, तो दूसरा ट्राइमेस्टर, फर्स्ट के लिए कुछ नहीं है, दूसरा ट्राइमेस्टर कितना है? 9.5 का है और तीसरा ट्राइमेस्टर में 22.0 मतलब 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता और 9.5 ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है गर्भवती स्त्री को। ठीक है, तो गर्भवती अगर स्त्री है तो उसको जो प्रोटीन की मतलब मात्रा जो कही गई है कि उसको कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। पहली बात तो उसका बॉडी वेट कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है, 55 ग्राम क्या है? उसका बॉडी वेट है। अगर वेट की बात करें तो उसमें 10 ग्राम और 10 kg क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 65 kg की महिला हो जाती है। और वैसे देखें तो जनरली जो प्रोटीन की वो मात्रा है कि कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, तो ये है आपकी यहाँ पर 46 ग्राम, 46 पॉइंट समथिंग है, इतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। उसी में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे आपका 9.5। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर का पूछेगा, थर्ड का पूछेगा तो 22 ग्राम उसमें ऐड हम कर देंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको RDA 2020 के अनुसार बता दिया है। 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की संस्तुति दैनिक हिस्सा होती है। तो ये 16 से पहले जो था ये 50 ग्राम थी, पहले कितनी थी? 50 ग्राम थी, परंतु करंट में RDA 2020 के अनुसार मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 46.2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके, 46.2 ग्राम प्रोटीन ये करंट का है आपका
DRDA 2020 का है। ज्वर के दौरान देना चाहिए तले हुए तथा खस्ता पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ व खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हों, सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ। तो ज्वर के दौरान कैसा? सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ और जिसमें क्या? ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा हो। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र के द्वारा होते हैं? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। तो इसलिए आप इससे याद रखेंगे, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को माप करते हैं। ORS के घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः मात्रा कितनी होती है? तो साधारण नमक की मात्रा 3.5, आपकी बाइकार्बोनेट की मात्रा 2.5 तथा पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा 1.5 होती है। ORS घोल की बात हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? स्पर्श के द्वारा, वायु द्वारा, जल और आहार द्वारा, व्यक्ति एवं स्वच्छता की कमी के कारण। तो टाइफाइड रोग जो है ये हमारा जल और आहार दोनों के द्वारा फैलने वाला रोग है और इसी को हम आर्द्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं। और जो ये टाइफाइड है, इनकी अगर बात हम करें कि ये जो है ये दूषित आहार और जल इनसे फैलने वाली बीमारी है। मोतीझरा, मियादी बुखार, ये सब इसी के नाम है। किसके? टाइफाइड के नाम है। तो आप अलग से नाम आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये अलग से क्या पूछ लिया है। ठीक। और जो ये टाइफाइड है जो आपकी, वो किस चीज़ से किस वायरस से यहाँ पे लिखा है, देखिए, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से फैलता है टाइफाइड आपका। ओके। तो ये बैसिलस ये साल्मोनेला टाइफोसा लिखा है यहाँ पे, तो अगर बैसिलस टाइफोसा रहेगा तब भी वो करेक्ट होगा। ठीक है। बैसिलस टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है और ये जीवाणु संदूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और रोगी की प्लीहा तथा आंत्र की जो ग्रंथियां आंत्र में क्या हो जाती है, उसकी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। प्लीहा मतलब आपका क्या हो जाता है? स्प्लीन। ठीक है। तो स्प्लीन को इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, खेसारी दाल के कारण होता है। खेसारी दाल आपने सुना होगा। खेसारी दाल अल्पतम क्या है? रक्त अल्पता, रिकेट्स, पेलाग्रा, लेथरिज्म। तो खेसारी दाल के कारण क्या हो जाता है? लेथरिज्म नामक बीमारी हो जाती है और अरहर की दाल में इसको क्या किया जाता है? एडल्ट्रेशन इसका किया जाता है और इसको दाल खाने से क्या हो जाता है? लेथरिज्म नामक रोग हो जाता है और अधिक सेवन से क्या हो जाता है? शरीर को लकवा मार जाता है। ठीक है। बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसानदायक होती है? तो खेसारी दाल, ये क्या है? मेटेनिल, पेलो और आर्जीमोन या आर्गेमोन आपको देखने को मिलेगा और रोडेमाइन भी। ठीक। तो यहाँ पर क्या है? आपका आर्जीमोन तेल जो है उससे क्या हो जाता है? हृदय के लिए नुकसानदेह होता है। तो आपके सरसों के तेल में इसका एडल्ट्रेशन किया जाता है। FPO मानक चिन्ह है इसकी किसकी गुणवत्ता का? तो FPO जो है वो जैम, जेली, अचार, मुरब्बे, इन सारी चीज़ों को जो प्रिजर्व करते हैं उसका मानक चिन्ह है। FPO के फुल फॉर्म की बात करें तो फूड आपका है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO का फुल फॉर्म है। और ये कब से शुरू है? यह 1955 से प्रारंभ किया गया और प्रभावी जब हमारा फसाई वो आपका आया हैकअप स्टैंडर्ड करने के लिए जो आपका आया, तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पे 2006 से क्या हो गया? ये वो हो गया क्या? प्रभावी हो गया। ओके। तो ये फसाई के साथ साथ में प्रभावी हो गया 2006 से। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली पत्नी उदाहरण है। वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की और धन आय की और आत्मिक आय की। तो जो पारिवारिक सदस्य हैं अगर उनके लिए सिलाई और बुनाई का काम कौन कर रही है? पत्नी अगर कर रही है तो वो किस चीज़ के लिए है? तो वो ये वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, धन आय और आत्मिक आय। तो रियल इनकम जो है वो डायरेक्ट, तो ये
ये रियल इनकम तो है, उसको बचा रही है, लेकिन वो कहीं उससे उनसे पैसे ले आ करके कोई मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लें। वास्तविक अप्रत्यक्ष आय होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ले करके अगर वो सिल रही है तो उसके पैसे आपको देने नहीं पड़ रहे हैं ना, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका ऑफिशियल ऑप्शन नंबर 1 है। मैंने और भी बुक्स में देखा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैम ने कुछ गलत बताया है। आपको जो भी सही लगता है आप अपने हिसाब से समझें, क्योंकि आप बेस्ट हैं। आप जो करेंगे सबसे अच्छा करेंगे। और बिल्कुल ऐसा एकदम किसी एक क्वेश्चन पर अटक मत जाइए कि इसका क्या होगा इसका, क्योंकि वही एकदम सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में। ओके, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि रिपीटेड बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा। तो जो आपका वार्षिक लेखा जोखा होता है वही क्या है, भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। और भविष्य की योजना अक्सर वार्षिक ही होती है, तो उस टाइम क्या होता है, पंचवर्षीय होगी या 10 साल की होगी। तो ये मासिक लेखा जोखा है, इसी को हम आधार मान करके आगे की योजना बनाते हैं। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो करेक्ट आंसर इज सावधि जमा खाता। तो सावधि जमा लेखा जैसे खाते में धनराशि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। सावधि जमा खाते की योजना का शुभारंभ 1970 में हुआ। इस योजना को डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था ताकि जनता अपना धन क्या करे, जमा कर सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? उदग्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, तिरछी रेखाएं तथा वक्र रेखाएं। तो ये जो ये नम्यता को कौन सी रेखा दर्शाती हैं? तो इसमें हमारी वक्र रेखाएं जो हैं वो आपकी नम्यता को दर्शाने का काम करती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो रेखा है उसमें जैसे जो नम्यता वाली रेखा है, जो वक्र रेखा में नम्यता होती है, जो वक्र रेखाएं होती हैं उनमें नम्यता होती है। फूल की पंखुड़ियों, ये सारी चीज़ों में इसका प्रयोग, ये देखिए फूलों की पंखुड़ियों, घुमावदार नदी नालों आदि, मतलब इसमें इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर नम्यता के लिए वक्र रेखाओं का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरव या प्रभावशाली संपन्न माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा बैगनी रंग जो है वो गौरव प्रभावशाली एवं संपन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? संरचनात्मक, सजीव, सजावटी और अमूर्त। तो वो क्या है, आपके सजावटी हैं। और जो उड़ीसा का जो आपका है इस तरह के नमूने बनाने में माहिर हैं, एक दूसरे का वस्त्र जोड़ दे, जिसको शामियाना वर्क के नाम से भी जाना जाता है। एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच संबंध को कहा जाता है। एक डिज़ाइन के सब उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं उसके क्या संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसके संबंध को क्या कहते हैं? हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। तो जो एक डिज़ाइन है या परिधान है उसके अंदर संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। मतलब जितने भी जोड़ हैं उनको जो जोड़ते हैं तो वो किस में आते हैं? अनुपात के अंतर्गत आते हैं। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुणवत्ता को देखते हैं, वाह्याकृत, शुद्धता, आरामदायक निर्माण। तो क्या सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देखते हैं? वाह्याकृति तो देखते ही हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं जैसे कि वो देखते हैं कि किस ऋतु के लिए, किस ओकेज़न के लिए कैसे कपड़े, कंफर्ट देखा जाता है कि पहनने पर आपको कंफर्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आरामदायक करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? तो हमारा जो सूती कपड़ा है वो क्या है, आपके तौलिया के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि जल सोखने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा इसमें हमारे कॉटन में होती है, लिनन में थोड़ा उससे ज़्यादा भी होती है। कपड़ों को खरीदने के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः, दोपहर बाद, शाम और रात्रि। तो दोपहर बाद का समय उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? 3 महीने में, 3 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने में, 6 से 7 महीने में। करेक्ट आंसर इज 6 से 7 महीने में। अगला प्रश्न है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई, तो ये क्या है हमारी 50 सेंटीमीटर क्या है एक बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, 48 से 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है बच्चे की औसत ऊंचाई होती है, मतलब कि लंबाई की बात कर रहा है। निम्न उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है, मैंने आपको बताया था 6 माह में दुगना और वर्ष भर में 3 गुना हो जाता है। अगला है, दांतों का प्राथमिक सेट, दूध के दांत में कितने दांत होते हैं? मैंने बताया था आपको स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला है, बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से, व्यय कम करने से, आय बढ़ा करके बचत करने से। तो आय व्यय के सही संतुलन से बजट सफल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, तीनों चीज़ों के लिए MMR का टीका दिया जाता है। और MMR का टीका जो दिया जाता है वो 12 से 15 माह में दिया जाता है। कितने माह में? या 12 से 15 माह के बीच में दिया जाता है। ये क्या है? एक गंभीर बीमारी है और यह बीमारी कैसे? हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है और इसके बचाव के लिए टीके लगवाए जाते हैं। और बच्चों में MMR टीके की 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 12 से 15 माह पर और दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष पर। ठीक है, तो पहली खुराक जो है वो 12 से 15 माह में और दूसरी खुराक कब दी जाती है? ये आपकी 4 से 6 वर्ष पर दी जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे, MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये 3 बीमारी है। इन्फ्लुएंजा, नज़दीकी संबंध और हवा, जल और भोजन, स्पर्श और वस्त्र, एलर्जी। तो जो ये इन्फ्लुएंजा है वो आपका क्या है? नज़दीकी संबंध और हवा, इससे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका संक्रमण विषाणु और बैसिलस इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। किससे? बैसिलस इन्फ्लुएंजी रोगाणु नामक बैसिलस इन्फ्लुएंजी रोगाणु से होता है। ओके, तो आप इसको इतना याद कर लें, बहुत है। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? गहने खरीदकर घर में सुरक्षित रखना, कई प्रकार के लाभजनक योजना, बीमा, पॉलिसी। तो बचत के लिए धन का उपयोग कैसे करेंगे हम? तो अगर हम LIC करा लेते हैं तो उससे हमारी बहुत अच्छी बचत होती है और ये लॉन्ग टर्म गोल है हमारा। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। बाह्य सज्जा में क्या? फर्नीचर है, रंग है, प्रकाश है, पुनरावृत्त है। तो बाह्य सज्जा मतलब बाहर की अगर साज सज्जा करना है तो अपने घर को बढ़िया से रंगाए पुताएंगे ना, तो ये है आपका रंग होता है। जैकार्ड बुनाई ये होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बुनाइयों के लिए और बहुत ही सुंदर इसके वो होते हैं, बने हुए वस्त्र बहुत सुंदर होते हैं। आज हम लोग टेक्सटाइल में आज हम लोग यही सब पढ़ेंगे। डॉबी भी आपका जो करघा है, जैकार्ड बुनाई है, आपकी जो प्लेन वीव्स हैं इनके अंतर्गत, फिर करघों के पार्ट्स। आज हम लोग टेक्सटाइल, जो इसके बाद मेरा वीडियो अपलोड होगा टेक्सटाइल का, उसमें आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं एक बार। जैकार्ड डिज़ाइन का बुनना कठिन है। कपड़े पर बड़े सुंदर डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़े पर तिरछे धारियों वाले डिज़ाइन होते हैं, कपड़े ताने के धागे, तो ये सब नहीं। जैकार्ड से क्या बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, जैवल वाटर, पानी जो जैवल वाटर है वो किस काम में? तो ये एक तरह का ब्लीच है, आप सभी जान लें। तो ये क्या है? कपड़े पर दाग छुड़ाने के लिए जैवल वाटर का प्रयोग किया जाता है और इसका जैवल वाटर का ही दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर जैवल वाटर या सोडियम हाइपोक्लोराइड दोनों में से आ जाता है तो आप क्या करेंगे? ये इसको समझेंगे कि दोनों एक ही है। क्रेबिंग एक फिनिशिंग है, यह किसके लिए? सिल्क के वस्त्र के लिए की जाती है। इमली का उपयोग किसे साफ करने के लिए किया जाता है? तो इमली का उपयोग पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए किया जाता है और तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने दोनों आपको एक साथ बता दिया। फिर मांडला एक फर्श की सजावट है, ये कहाँ की है? मांडला राजस्थान की है। कहाँ की? मांडला राजस्थान की फर्श के लिए एक सजावट है। ठीक, और उसके साथ ही साथ में जैसे ये कैसी फर्श, जैसे अल्पना वगैरह बनाते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसमें यहाँ पे अल्पना के नाम से इसको जाना जाता है। और साथिया कहाँ? गुजरात का। ठीक है, गुजरात में क्या? साथिया है और पश्चिम बंगाल में क्या है?
अल्पना है, और तमिलनाडु साउथ में इसको पोक्कलम, ऐसा ही एक वर्ड है जिसके नाम से अल्पना फर्श सज्जा के नाम से जानते हैं। तो गुजरात में आप याद कर लेंगे साथिया, गुजरात में भाई साथ में रहेंगे, साथिया है। और बंगाल में अल्पना, अल्पना तो कॉमन सा नाम है, आपको याद रहेगा। राजस्थान का भूल सकते थे आप, तो मंडला है ही, और पोक्कलम ही मेरे ख्याल से मंडला वहाँ का है, तमिलनाडु का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। बाटिक आधारित है किस सिद्धांत पर? तो रसिस्ट प्रिंटिंग पर बाटिक आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक, डिस्पर्स रंजक, प्रागजैविक रंग और टंके। तो जो ये बेसिक डाइज तो कॉटन के लिए अच्छी होती है, जो ये डिस्पर्स डाइज हैं वो कॉटन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, आपको ना समझ में आए तो आप इसमें से पॉज करके देख सकते हैं। भराई सूत उतारता है आवरण रैप सूत के ऊपर, इसमें कौन सी ऐसी मतलब बुनाई है जिसमें कि रैप सूत के ऊपर, इसमें क्या, तो इसके अंतर्गत सादी बुनावट प्लेन वीव में ये आता है। तो आप इसको यहाँ से देख लें। प्लास्टिक सूत बनाया जाता है इसके द्वारा, गीली कताई, सूखी सकाई, तैल युक्त द्रवित कताई, लिक्विड को स्पिनरेट से निकालते हैं तब पॉलिएस्टर के सूत का निर्माण होता है। रंगों का नाम इसमें रंगों का नाम इसके द्वारा दिए गए हैं। रंगों के नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो देखिए, रंग के नाम को तो ह्यू कहते हैं, आप इससे कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मान आपका वैल्यू है, उद्गम है, और ये क्या है, क्रोम आपका तीव्रता है। तो जो रंगों के नाम है उसकी तीव्रता के आधार पर दिए गए हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है किस आधार पर दिए गए हैं, तो रंगों के नाम जो हैं वो तीव्रता के आधार पर दिए गए हैं। ओके, तो और हम सभी जानते हैं लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसमें हरा जो है वो हमारा प्राथमिक रंग नहीं है, क्योंकि कलर व्हील जब आप देखेंगे तो लाल, नीला, पीला क्या है, हमारे प्राइमरी कलर हैं। मुंसेल के अनुसार 5 है प्राइमरी कलर, और किसके अनुसार, दूसरे कौन है, प्रैंग महोदय, उनके साथ 3 कलर है। ठीक है, प्रैंग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने, आसपास के रंग की बात करेंगे, आसपास के 3-4 रंग ले लेंगे तो एनालॉगस कलर स्कीम आ जाएगा, और मोनोक्रोमेटिक, ये दोनों ही हमारे, ये कलर स्कीम जो है ये मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक ही रंग के टिंट और शेड का प्रयोग करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होती है। ओके, तो अगला हमारा है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया है। योजना बनाती है, संगठन करती है और नियंत्रण करती है, कार्यान्वित करती है, करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है योजना बनाना। संयुक्त एवं समन्वित करने की प्रक्रिया क्या है, प्लानिंग करना। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों की श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, चार्टों के द्वारा, मॉडल के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा, ग्राफों के द्वारा। तो अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, पोस्टरों के द्वारा चित्रित किया जा सकता है। पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ क्या है? अहमवादी मतलब यही होता है कि हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए चिंतित रहते हैं, जैसे आपका एग्जाम। अगर आपने सोच लिया कि मुझे क्लियर करना है तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। असंयमित मूत्रता समस्याजनक होती है यदि कब हो जाती है, जब पूर्व विद्यालयी बच्चा क्या, रात में सोते समय बिस्तर गीला कर दे। ओके, फिर अगला प्रश्न है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एक विशेष वस्तुओं की तुलना, मतलब जो छोटा बच्चा है उसके लिए, तो उसको क्या कहते हैं, श्रेणीकरण कहते हैं, और जीन पियाजे महोदय ने इसका वर्णन किया है। फिर अगला है, सभी संस्कृति में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना प्रारंभ करते हैं। यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है किसके द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा, प्रबलन के द्वारा, परिपक्वन के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा। तो यह व्यवहार प्रबलन के द्वारा प्रभावित होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि परिपक्वन आप कहें कि करेक्ट हो रहा है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रारंभिक, सरल, लचीला, संगत। तो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए।
धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। जिसके किसी भी काम करने की गति में धीमा होता है, जैसे देर में चलना शुरू कर रहा है, फिर देर में खेलना शुरू कर रहा है, चीज़ें उसको देर में समझ में आ रही है, तो गति कुशलता समन्वय में देरी अगर वो करता है तो वो क्या है कि वो क्या हो जाता है कि धीमा विकास करने वाला बच्चा है। अगला प्रश्न है हमारा, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है होम मेकिंग की, बच्चों के गृह की देखरेख की, गृह व्यवसाय की देखरेख की, खाना पकाने और गृह सज्जा करने की। तो गृह विज्ञान में ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है, तो गृह विज्ञान में जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों और गृह के देखरेख की। ठीक है, इसके दो ऑप्शन देखने को मिले हैं। किसी ने कहा बच्चों और गृह को देखरेख की और गृह और व्यवसाय की देखरेख की, तो आप इन दोनों में से देख लें। वैसे मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों और गृह की देखरेख, क्योंकि होम मैनेजमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंतर्गत दोनों आ रहा है। फिर गृह विज्ञान है केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, न लड़कियों न लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, तो ये दोनों के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। फिर उसके बाद 2 वर्ष से कम शिशुओं का वजन नापने के लिए सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है, तो 2 वर्ष के शिशुओं का वजन नापने के लिए लीवर बैलेंस जो है वो सबसे अच्छा यंत्र है। इस पर क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा खड़ा हो जाता है, खड़ा कर देते हैं तो लीवर बैलेंस अच्छा होता है। स्प्रिंग बैलेंस ऐसे होता है, इस तरह से स्प्रिंग लगी हुई होती है और इसमें एक झोली टाइप की होती है, उसके अंदर बच्चे को रख देते हैं और इस तरह से कांटे के हिसाब से बच्चे का वजन देखा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर एक बच्चे की पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी होगी। अगर उसमें कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी हो जाएगी, तो छाती से छोटी हो जाएगी। उसके सर की परिधि कैसी होगी, उसके छाती से छोटी होगी, यही करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, 5 वर्ष से कम। तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मैरास्मस नामक रोग देखा जाता है। यह प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, PEM के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है, क्या वह कमज़ोर हो जाता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या है, अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना, कम रोशनी में ना दिखना। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसका जो अर्थ है वो क्या है कि अंधेरे में ना दिखना। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति क्या है। तो ये प्रश्न आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा कि ये प्रश्न क्या है कि इसमें पूछा है कि सबसे खतरनाक स्थिति क्या है, तो वो ज़ीरोफ्थेल्मिया है। ठीक है, तो विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से त्वचा में कार्निया आदि की कोशिकाएं सूखने लगती हैं और शल्की भव हो जाती हैं। कार्निया शल्की भवन में ज़ीरोफ्थेल्मिया रोग हो जाता है। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया मतलब जीरोसिस मतलब क्या हो जाता है, ये सूख जाता है ना, वहाँ पे श्लैष्मिक कला में संकुचन व सूजन आ जाती है, नेत्र गोलक सूज जाते हैं। विटामिन ए के सेवन से शरीर में रोग की संभावना कम हो जाती है। 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज क्या है, तो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे के लिए विटामिन ए की जो बड़ी डोज है वो है आपकी एक, इसको देख लीजिए हैं आप, का ये 5 टाइम्स 0 है, ऐसे आप याद कर लेंगे। लाख वाक करके याद करेंगे तो भूल जाएंगे। 1 टाइम्स 0 1.0। ठीक है, तो ये क्या है, 1 वर्ष के से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज है। अगला प्रश्न है हमारा, एक 5 वर्ष के बच्चे की विटामिन की दी जाने वाली डोजेस की संख्या कितनी होती है। तो विटामिन ए की जो डोजेस हैं 5 वर्ष के बच्चे तक जो दी जाती है उसकी संख्या 11 होती है।
ओके, कितनी होती है? 11 होती है और ये प्रत्येक 6 माह पर दी जाती है। लोहे का कार्य क्या है? आयरन का खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो क्या ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लोहा करता है, मतलब आयरन करता है। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन 12 ग्राम होना चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो 13 से 15 ग्राम, पुरुषों की बात करेंगे तो 15 से 17 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे सबकी अलग अलग डिफर करती है। बाम की संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है? अनीमिया, बैटिक स्पॉट, केराटोमलेशिया, जीरोप्थाल्मिया। तो उससे बाम की संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है? बैटिक स्पॉट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है कॉर्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना और ढोड़ी का बढ़ जाना। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आयोडीन युक्त तेल 1 ml एक इंजेक्शन से बचाव हो सकता है, मतलब 1 ml अगर दे रहे हैं तो 1 वर्ष तक उससे बचाव किया जा सकता है। आयोडीन युक्त तेल कि अगर इतनी डोज दे रहे हैं तो पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां कौन कौन सी हैं? फ्लोरोसिस, मोटापा, ग्वाइटर, मोटापा, फ्लोरोसिस, ग्वाइटर, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें फ्लोरोसिस और मोटापा। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा आप खाना मतलब पौष्टिक आहार का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा वसा का सेवन कर रहे हैं, कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे मोटापा हो जाएगा। और फ्लोरोसिस में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम की मात्रा, मतलब वैसे तो फ्लोरीन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो उस समय फ्लोरोसिस हो जाता है जिससे कि दांत टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाता है दांतों पर कुछ। ठीक, फिर उसके बाद निम्न में से मोटापे के कारण क्या है? ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज़्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना। तो इसका करेक्ट आंसर भाई ज़्यादा खाना है। और आप आंसर में भी यही दिया हुआ है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से कैसी लौ निकलती है? सूती कपड़े के जलने से पीली लौ निकलती है और ऊन के जलने से नीली लौ निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो रेयॉन के जो कपड़े हैं वो बहुत ही माइल्ड जो सॉल्यूशन से धोए जाते हैं और क्या हो जाते हैं? नहीं तो वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है ना। तो रेयॉन के कपड़े इन सारी चीज़ों से नहीं धोए जाते, बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट से धोए जाते हैं। ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, एक बीच में एक सूती कपड़ा रख करके ऊनी कपड़े पर इस्त्री करनी चाहिए। अगला प्रश्न, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच कौन सा है? तो ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, पैराऑक्साइड नहीं, परऑक्साइड है, जिसको यूनिवर्सल ब्लीच भी कहते हैं हम लोग। ये बहुत ही माइल्ड होता है और सभी के लिए बहुत अच्छा होता है और वूल और सिल्क दोनों पर इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ क्या है? ब्लू है, ओबा है, स्टिवनिंग एजेंट है या ऑक्सिलरी एजेंट्स हैं। तो कपड़े की फिनिशिंग पर जो अच्छा पदार्थ है वो क्या है हमारा? तो उसके अंतर्गत आता है हमारा आपके जो स्टिफनिंग एजेंट्स वे एजेंट्स होते हैं जो कपड़े में अगर ये सब नहीं रहेगा इसमें, जो वो कपड़ा जैसे अगर कहीं पर क्या होता है बहुत हल्का है या कहीं छीरा वगैरह पड़ गया तो उसको क्या भरने के लिए स्टिफनिंग एजेंट्स का काम होता है कि उसको क्या कर देता है? उसको भर देता है और सतह को क्या कर देता है? चिकना बना देता है, स्टिफनिंग एजेंट्स जो होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग। तो गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा अंग है? प्रथम अंग है। पहला है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? तो माता का ही पक्ष सबसे मार्मिक होगा, बिल्कुल सही। फिर अगला है हमारा, फिर वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव कर समय मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम कोई व्यक्ति वृद्ध है तो बहुत चटकीले कपड़े नहीं, बल्कि कैसे उन्हें हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग कराया जाता है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किसका ये जो है इसकी स्थापना, ये देखिए लिखा हुआ है 1932 में कहाँ पे? दिल्ली में हुई, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान दक्षिण भारत में पढ़ाया गया, ये तो आपको मालूम ही है, हमने बताया था ना आपसे, प्राथमिक स्तर पर कहाँ पे? दक्षिण भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। परिवार की विभिन्न स्थितियाँ
सबसे अधिक कब होता है? तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, इसको मैं देखती हूँ। परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? सबसे ज़्यादा कब हो जाता है? पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, बुढ़ापा केवल पद, तो वो जो है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। और दूसरी ये कौन सी, ये विस्तार वाला काल है आपका, है ये 3 काल है ना इसके, विस्तार काल है और एक प्रारंभिक काल है और एक संकुचन काल है, जो फैमिली लाइफ साइकिल है। ओके, अगला है गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो गृह बजट अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं बजट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूछा गया है आंसर इसका 9 प्रकार के है। तो 3 3 9 होता है। तो अगर इस तरह प्रश्न में आए तो आप याद कीजिएगा, गृह बजट ऐसे पूछ लेता है और ऑप्शन में 3 ना हो तो आप 9 प्रकार कर सकते हैं। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री तापमान पर धोना चाहिए। पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता। रसोई घर में क्या? मिक्सर ग्राइंडर आता है, बिजली की केतली आती है, कॉफी मेकर आता है, कारपेट स्वीपर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है? यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो किस प्रकार के? 2 प्रकार के ईंधन काम में लाए जाते हैं। रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? जैसे एक तो पारंपरिक ईंधन हो जाएंगे और एक हमारे आधुनिक ईंधन हो जाएंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा अच्छी रोशनी कौन सी? ट्यूबलाइट की मानी जाती है। और बैठक में पढ़ने के लिए कमरे का कितने वोल्ट का बल्ब चाहिए? तो 100 वोल्ट का बल्ब चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए। मकान की परिभाषा क्या है? तो मकान की परिभाषा अगर हम बात करें तो संवेगात्मक लगाव जो है ये क्या है? मकान की परिभाषा है, जहां हम रहते हैं तथा एक दूसरे से संवेगात्मक रूप से संबद्ध होते हैं। प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? तो प्रांग का अगर पूछता है तुरंत आप बनाइए, रेड बनाइए, इधर ब्लू बनाइए और इधर आप क्या करेंगे? येलो कलर बना देंगे। तो रेड, ब्लू और येलो। यहाँ पर कहाँ गया आपका? रेड मतलब लाल हो गया आपका, जिसमें लाल है, और ये लाल है, पीला है, नीला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? अगर कपड़ा बड़ा है तो उस पर किस तरह का फर्नीचर बड़ा है तो उस पर किस तरह के कपड़े लगाएंगे? तो बड़े बड़े फूलों का कपड़ा उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रिंट का कपड़ा उस पर लगाया जाएगा। लंबी गर्दन की स्त्री को किस प्रकार का ब्लाउज पहनना चाहिए? तो उसको चौकोर गले का ब्लाउज पहनना चाहिए। अगला प्रश्न, कमरे की सजावट के औपचारिक संतुलन व केंद्र के दोनों, तो औपचारिक की बात करते हैं तो इतना जान लीजिए, दोनों तरफ जब बराबर संतुलन होगा तो वो औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आता है। दोनों साइड में, इधर भी एक फ्लावर पॉट, इधर भी एक फ्लावर पॉट, तो ये क्या हो जाता है? औपचारिक संतुलन हो जाता है। यहाँ पे हमने कुछ और रख दिया, यहाँ पे हमने ऐसा दिया टाइप का कुछ रख दिया, तो ये हमारे अनौपचारिक संतुलन के अंतर्गत आते हैं। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन से हैं? तो अमानवीय और भौतिक साधन सीधे सीधे इसने पूछ लिया है, इसलिए करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से तो धन ही होगा। इसमें सेकंड दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। अमानवीय साधन पूछ रहा है ना, मानवीय के अंतर्गत आपकी रुचि भी आ गई, ज्ञान भी आ गया और शक्ति, ऊर्जा जा सकती है। ऊर्जा आपकी जो है, शक्ति जो है वो मानवीय अमानवीय दोनों के अंतर्गत आती है, परंतु यहाँ पर धन जो दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या आपको करना है। खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? मध्य में, किनारे पे, साइड टेबल पर और रसोई गृह में। तो खाने के मध्य में वो जो आपका जग है उसको कहाँ पर? बीच में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ स्किप हो गया क्या? ठीक है, तो मध्य में रखना चाहिए। तो इस तरह देखेंगे कि आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारा खत्म हुआ। यही है आपका, ये लास्ट में यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो आप इसको देख लें। तो इस तरह से ये आज का हमारा 2005 का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो प्लीज़ इसे एक बार देख करके जाएं आप लोग एग्जाम में जाने से पहले। जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको प्रश्नों को सॉल्व करने की आप तुरंत प्रश्न की प्रकृति को समझ पाएंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। और उसके साथ में ही आज मैं टेक्सटाइल का जो आज एक पार्ट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके करघे हैं, करघों के भाग हैं, वीविंग्स हैं, उनके प्रकार, कौन कौन से कपड़े आते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपका कैलिको है, गार्बडीन है, ये सब किसके अंतर्गत आता है ये भी मैं बताऊँगी। और आपको सैटिन इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो आपके मैं ऑलमोस्ट
आज हम लोगों का टेक्सटाइल ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, आप लोग अपनी पढ़ाई बरकरार रखें। बाय।